हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। आज हम एक नया टॉपिक के साथ आए हैं फ्रेंड्स। वो ये डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन का क्या ज़रूरी है, डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन होता क्या है, और इसको डायरेक्शनल ओवर करंट फीचर इस रिले में कैसे हमको एस्टाब्लिश कर सकते हैं, और इसका कोऑर्डिनेशन कैसे बनना है विथ नॉन डायरेक्शनल रिलेज के साथ कैसे करने हैं, सारे डिटेल्स हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चलो शुरू करेंगे हमारा वीडियो। पहले डायरेक्शनल ओवर करंट रिलेज का क्या ज़रूरी है फ्रेंड्स, या डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन का क्या ज़रूरी है। हमारा अगर इस सिस्टम है, हमारा पावर सिस्टम है, अगर सिंपल रेडियल सिस्टम है, उस कंडीशन में हमारा सिंपल ओवर करंट प्रोटेक्शन से अच्छे से काम हो जाएगा फ्रेंड्स। हमको डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन का ज़रूरत ही नहीं पड़ते हैं। लेकिन जहाँ हमारा पैरेलल लाइन्स यूज़ कर रहा था, ट्रांसमिशन लाइन, या मोर देन टू सोर्सेस है, आगे से और डाउनस्ट्रीम साइड से अपस्ट्रीम साइड से, अगर हर जगह सोर्सेस है, मल्टीपल सोर्सेस एट मल्टीपल लोकेशंस में है, और हमारा मेन लाइन सिस्टम है, हमारा जो रिंग मेन सिस्टम है, उसमें भी हमको डायरेक्शनल रिले का ज़रूरत पड़ता है फ्रेंड्स। वो कैसे है हम एक एक केस में बता देंगे। पहले हम पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन्स देख लेंगे फ्रेंड्स। ये दोनों पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन से एक जनरेटर का थ्रू हमको लोड को फीड कर रहा था। इसमें आप देखिएगा तो फ्रेंड्स, जो R1 R2 ये दोनों का सेटिंग पिकअप और इसका कर्व दोनों सेम ही रहते हैं फ्रेंड्स। और R3 और R4 ये दोनों का पिकअप और सेटिंग सेम रहते हैं फ्रेंड्स। ओके, ये फ्रेंड्स R1 और R2 का सेम रहते हैं, R3 और R4 का सेम रहते हैं। अगर इस केस में यहाँ अगर फॉल्ट हुआ, तब हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, R1 सबसे पहले ट्रिप हो जाएगा और इसके साथ R2 भी ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि R1 और R2 का सारे सारे के सारे सिंपल ओवर करंट रिले से और नॉन डायरेक्शनल रिले से। आज अभी के बाद हम बोल देंगे फ्रेंड्स नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिलेस बोलेंगे, और इसका एनसी कोड 51 है। तो ये सारे के सारे नॉन डायरेक्शनल रिले से हैं। सो इसीलिए R1 और R2 एट ए टाइम एक ही साथ ऑपरेट हो जाएगा। इसके बाद R3 ऑपरेट हो जाएगा और हमारा कंप्लीट सिस्टम को ब्लैकआउट कर देगा, क्योंकि इसमें इस फॉल्ट में इस ट्रांसमिशन लाइन को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमारा इस सारे की सारे रिले से नॉन डायरेक्शनल रिलेस की वजह से ये कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया फ्रेंड्स। तो इसीलिए अभी हमको यहाँ डायरेक्शनल रिले लगाया तो क्या होगा हम देख लेंगे फ्रेंड्स। अगर R1 और R2 को डायरेक्शनल रिले लगाया इन प्लेस ऑफ नॉन डायरेक्शनल रिले, डायरेक्शनल रिले मतलब फ्रेंड्स, अगर इस R2 रिले है, सिर्फ इस डायरेक्शन में करंट आने से ही इसका पिकअप को ऊपर जाएगा, तभी ये पिक होता है फ्रेंड्स। अगर इस डायरेक्शन में कितना भी करंट गया ये ऑपरेट होता ही नहीं है फ्रेंड्स। वो इसको रिस्ट्रेंट जोन बोलते हैं, वो ऑपरेट ही नहीं होते हैं। तो हमेशा याद रख लीजिए, जो नॉ डायरेक्शनल रिले है, जिस डायरेक्शन इसमें रिप्रेजेंट किया था, उसी डायरेक्शन में ही ऑपरेट होते हैं। अभी R1 और R2 दोनों को डायरेक्शनल रिले बनाया था और सेम सेटिंग रखा था, और इसका R3 और R4 को सेम सेटिंग रखा फ्रेंड्स। अभी हम देख लेंगे फॉल्ट कंडीशन में। अगर हमारा पास फॉल्ट हुआ इसी लोकेशन में, तब हमारा क्या होगा फ्रेंड्स। सबसे पहले R1, जो R1 है, ये पिक होगा फ्रेंड्स, और R2 ऑपरेट ही नहीं होगा, क्योंकि करंट है इसका सोर्स से ऐसे जा रहा था अभी। तो इसीलिए इसका ऑपोजिट डायरेक्शन है, सो R2 ऑपरेट होगा ही नहीं है, और R1 ने फॉल्ट होने के बाद ऑपरेट हो जाएगा। इसके बाद भी R3 देख रहे हैं फॉल्ट को, R3 देख रहे हैं फॉल्ट को, और R4 इस ये रिले ऑपरेट होने से R4 क्लियर हो गया था, और ये R3 देख रहे हैं, कुछ देर के बाद R3 ट्रिप हो जाएगा फ्रेंड्स। ये पिक करेगा और इस लाइन को कम्प्लीटली आइसोलेट करेगा, और हमारा लोड को अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस लाइन को हेल्दी है और हमारे रिलेस भी सही काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए डायरेक्शनल फीचर बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स पैरेलल लाइंस में। अभी हम नेक्स्ट केस देख लेंगे फ्रेंड्स, जिसमें हमारा सिस्टम है, इसमें दोनों तरफ से जनरेटर है, दोनों तरफ से सोर्स है। तब अगर हमारा सारे की सारे इनकेस सारे की सारे नॉन डायरेक्शनल रिले से जो 51 मेंशन किया था, तब क्या होगा फ्रेंड्स। हमारा यहाँ हमारा देखिएगा तो इन केस ऑफ फॉल्ट F1 है, अगर फॉल्ट लोकेशन F1 में फॉल्ट हुआ है फ्रेंड्स,
तब हमारा ये रिले R3A सबसे पहले ऑपरेट होना चाहिए, इसका बाद बैकअप पे R5 ऑपरेट होना चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन अगर फॉल्ट F2 में है तो तब पहले R5 ऑपरेट होना चाहिए, इसका बाद R3 ऑपरेट होना चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन प्रैक्टिकली ये सब नॉन डायरेक्शनल रिले से है तो ये पॉसिबल है ही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इस रिले इस फॉल्ट में पहले ऑपरेट होना चाहिए, अगर इसी रिले इस फॉल्ट में इसका बाद ऑपरेट होना चाहिए। ये तो कंप्लीटली कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हैं, वो सिंपली नॉन डायरेक्शनल रिले से अचीव कर ही नहीं सकते फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अगर एक रिंग मेन सिस्टम है, इसमें भी आप देखेगा तो इसमें अगर इसमें फॉल्ट हुआ है तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए, इसमें फॉल्ट हुआ तो इसमें इतना सारे मल्टीपल रिलेस हैं, इसमें जो सेलेक्टिव ट्रिपिंग अचीव करना है यहाँ का फॉल्ट का वजह से है। इसको सेलेक्टिव ट्रिपिंग इसी लाइन को आइसोलेट करना चाहिए हमको, किसी और लाइन को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, और यहाँ का फॉल्ट की वजह से सिर्फ इसी लाइन को आइसोलेट करना है। वो सेलेक्टिव ट्रिपिंग है फ्रेंड्स पॉसिबल है ही नहीं है, जस्ट विथ सारे नॉन डायरेक्शनल रिलेस से पॉसिबल है ही नहीं है फ्रेंड्स। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्शनल रिलेस का क्या ज़रूरत है, वाई हमको ज़रूरत है, हमको रिंग मेन सिस्टम में या टू सोर्स या मल्टीपल सोर्सेस के सिस्टम में या पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन के सिस्टम में इसका ज़रूरत है, वो हमको क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो अभी हम देख लेंगे फ्रेंड्स ये डायरेक्शनल रिले कैसे बना लेंगे फ्रेंड्स। हम तो पहले वीडियो में हमने देख लिया था, वो ओवर करंट रिले देख लिया था नॉन डायरेक्शनल, वो सिंपली जो हम पिकअप बोल देंगे इसका ऊपर करंट चला गया था। अगर हमारा लोड करंट है नॉर्मली 100 एम्पियर है, इसका हम 110% ऊपर रखेंगे, अगर 110 एम्पियर का ऊपर चला गया तो ये ट्रिप हो जाएगा, ये सिंपल ओवर करंट प्रोटेक्शन है। लेकिन यहाँ हम देख रहा था ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑपरेट करना है, दूसरे डायरेक्शन में ऑपरेट करना ही नहीं है। ये हमको कैसे पॉसिबल है फ्रेंड्स, ये कैसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो करंट वेवफॉर्म है वो साइनसोइडल वेवफॉर्म है, वो एक टाइम पे पॉजिटिव रहते हैं, एक टाइम पे जीरो रहते हैं, एक टाइम पे नेगेटिव रहते हैं, वो ऐसा स्विच होता रहता है, इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है सिर्फ करंट को। तो इसको डायरेक्शन देखना है तो हमको कोई एक रेफरेंस का साथ ही देखना है। वो करंट का रेफरेंस जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, वोल्टेज ही रहता है जनरली। तो इस रेफरेंस को जो डायरेक्शन हम जिसके साथ हमको रेफरेंस बना के हम देख रहे हैं, इसको हम टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं फ्रेंड्स पोलराइजिंग सिग्नल बोलते हैं फ्रेंड्स, जिसका हम पोलैरिटी, हम जो ऑपरेटिंग सिग्नल का पोलैरिटी किसके साथ देख रहे हैं उसको पोलराइजिंग सिग्नल बोलते हैं फ्रेंड्स। तो हम अभी देख लेंगे फ्रेंड्स, अगर ये के हमने पोलराइजिंग सिग्नल है या रेफरेंस सिग्नल है ये ले लिया था। ओके फ्रेंड्स, एक हमारा पोलराइजिंग सिग्नल है, ये रेफरेंस लाइन है, ये ले लिया फ्रेंड्स। तो हमको अभी पता चल गया था ये हमारा ऑपरेटिंग सिग्नल है, जो हमारा ऑपरेटिंग करंट है। तो हमको क्लियर है फ्रेंड्स इस डायरेक्शन का, इसमें ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है प्लस आर माइनस 90 डिग्री से, इस कोऑर्डिनेट में कोई भी करंट का वेव फॉर्म है, कोई भी करंट आया मतलब ये ऑपरेट जोन है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी करंट आया तो ऑपरेट जोन है, क्योंकि ये डायरेक्शन है इसका ऑपोजिट है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन दिया था उसी डायरेक्शन में। ओके फ्रेंड्स, अभी हमको अगर वो करंट इन केस ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो, तब हमको ये रिस्ट्रेंट जोन है, मतलब इस जोन में रिले ऑपरेट होगा ही नहीं है, ये ऑपरेटिंग जोन से बाहर है। तो हमको सिर्फ एक पोलैरिटी लाइन है, मतलब एक पोलराइजिंग लाइन है, ये सिग्नल है, इसका इस वजह से हमको इसका डायरेक्शन पता चल गया और रिले का ऑपरेशन पॉसिबल हो गया फ्रेंड्स। लेकिन इसको प्रैक्टिकली अचीव कैसे करेंगे फ्रेंड्स, वो हम देख लेंगे अभी। सो पोलराइजिंग सिग्नल है फ्रेंड्स, हमको ओवर करंट प्रोटेक्शन डायरेक्शनल को अचीव करना है, सो हमको पोलराइजिंग सिग्नल वोल्टेज को लेना है, वो तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा अभी। सो हमारा वोल्टेज क्या क्या वोल्टेज है फ्रेंड्स, हमको तीनों फेज का वोल्टेज है, वी ए वी बी वी सी, और तीनों फेज का लाइन वोल्टेज है, वी ए बी का लाइन वोल्टेज, बी सी का लाइन वोल्टेज और सी ए का लाइन वोल्टेज। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अभी हमको तो 6 सिग्नल आ गया था, इसमें कौन सी सेलेक्ट करना चाहिए फ्रेंड्स। सो इसका बेसिकली फंडा है फ्रेंड्स, हमको हमेशा जो बेस्ट पॉसिबल सिग्नल कौन सी होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा ऑपरेटिंग सिग्नल लिया था, अगर इसकी साथ ही जो हमारा पोलराइजिंग सिग्नल लिया था वो एग्जैक्ट ये ऑपरेशन रीजन को और रिस्ट्रेंट रीजन को, ऑपरेशन रीजन को और रिस्ट्रेंट रीजन को अगर सेंटर में रहें तब हमारा ये बेस्ट पोलराइजिंग सिग्नल होगा फ्रेंड्स। क्योंकि
ये हमारा इस जोन में ऑपरेट होगा और इस जोन में रिस्ट्रेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये 50% 50% में होगा तो ये बेस्ट पोलराइजिंग सिग्नल होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा है फ्रेंड्स। लेकिन ये कैसे अचीव करेंगे, अभी हम एक एक केस देख लेंगे फ्रेंड्स। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिग्नल आई है, फेज वोल्टेज ये है, हम खुद का सेम फेज वोल्टेज ले लिया फ्रेंड्स, इन केस सेम वोल्टेज ले लिया तो फ्रेंड्स क्या होगा, अगर हम समझ लेंगे इसका पावर फैक्टर है, प्योर रेसिस्टिव लोड है और इसका पावर फैक्टर सेम है, तब वी ए और आई ए सेम फेज में रहते हैं फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं 0 डिग्री कनेक्शन बोलते हैं इसको, और सेम फेज में रहा था, ये अच्छे है। लेकिन इन केस अगर फेज ये फेज में फॉल्ट हुआ तब क्या होगा फ्रेंड्स, इमीडिएटली वोल्टेज कोलैप्स हो जाएगा। अगर वो बहुत ही सॉलिडली फॉल्ट है तो कंप्लीटली फेज वोल्टेज भी ये बिकम्स जीरो। अगर वो जीरो हो गया और नेग्लिजिबल वोल्टेज हो गया, तब इसका डायरेक्शन तो हमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसका रेफरेंस वेक्टर ही जीरो हो गया। इसीलिए कभी भी हमको ये जिस फेज का हम ऑपरेटिंग सिग्नल है उस फेज का लेना ही नहीं चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसका वोल्टेज कोलैप्स हो रहे हैं। इसीलिए अभी हम देख लेंगे परफेक्ट है, इसका ऑपोजिट सिग्नल्स देख लेंगे फ्रेंड्स। जो ए फेज है इसका वोल्टेज हम देख लेंगे बी सी, सो दैट अगर ए फेज में फॉल्ट हुआ, इसका करंट बढ़ा, तब हमको बी सी का वोल्टेज में तो फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही है ये आई बी में ए सी देते हैं और आई सी में ए बी देते हैं फ्रेंड्स। इसका आप देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर हमारा ये देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा आई ए ये और ये वी ए का इन फेज में हम लोड एंगल जीरो देख लेंगे, अभी पावर फैक्टर जीरो है, तब हमारा वी बी माइनस वी सी, जो हमारा वी बी सी है यहाँ बनते हैं फ्रेंड्स, ये 90 डिग्रीज में रहते हैं फ्रेंड्स हमारा ऑपरेटिंग सिग्नल से, है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रेंड्स 90 डिग्रीज कनेक्शन या क्वाड्रेचर कनेक्शन। पहले भी हमने बताया था, अगर जो हमारा ऑपरेटिंग सिग्नल और हमारा पोलराइजिंग सिग्नल सेम फेज में है, मतलब सेम में जिसको 0 डिग्रीज कनेक्शन बोलते हैं, लेकिन अभी हमारा ऑपरेटिंग करंट है, ऑपरेटिंग सिग्नल है और हमारा पोलराइजिंग सिग्नल है, ये दोनों के एंगल 90 डिग्रीज हैं, इसीलिए हमको 90 डिग्रीज कनेक्शन बोल रहे हैं इसको। और जो हमारा यहाँ जो आर सी है, रिले कैरेक्टरिस्टिक एंगल, जो हमारा रिले का एंगल है, जो हमारा पोलराइजिंग सिग्नल से कितना एंगल का डिफरेंस है, वो 90 डिग्री से, इसीलिए इसको आर सी ए टर्मिनोलॉजी में आर सी ए बोलते हैं, रिले कैरेक्टरिस्टिक एंगल, वो 90 डिग्री है फ्रेंड्स। इसमें आप देखेगा तो ये 90 डिग्री है, तो हमको ऑब्वियसली हमको पता चल गया था ये इसका ऑपरेटिंग रीजन है, ये इसका रिस्ट्रेंट रीजन है ना फ्रेंड्स। ये आपको हमको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अभी हम देख लेंगे फ्रेंड्स, इन केस ऑफ डायरेक्शनल एर्थ फॉल्ट है, एर्थ फॉल्ट है तो क्या होगा फ्रेंड्स, एर्थ फॉल्ट है तो इसका जो पोलराइजिंग वोल्टेज क्या देख सकते हैं हम, तो ना फेज वोल्टेज ले सकते हैं ना लाइन वोल्टेज ले सकते हैं, क्योंकि जब एर्थ फॉल्ट होते हैं, एर्थ फॉल्ट का जो करंट है और फेज या लाइन वोल्टेज के साथ कोई इंटरकनेक्शन ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। मतलब फेज वोल्टेज उस टाइम पे क्या रहते हैं, लाइन वोल्टेज क्या रहते हैं, उसका कोई मतलब चांस ही नहीं है। इसीलिए हमेशा जब एर्थ फॉल्ट का लेते हैं, इसका पोलराइजिंग सिग्नल हमेशा एर्थ फॉल्ट का वोल्टेज ही लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, वी नॉट। और जो वी नॉट है, जो रिले कैरेक्टरिस्टिक एंगल है, वो कितना रहेगा फ्रेंड्स, वी नॉट और आई नॉट का जो एंगल है वो डिपेंड्स करता है हमारा ये जो एर्थ फॉल्ट का इम्पिडेंस का एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स। तो आज ये होगा हमारा जेड नॉट का जो इम्पिडेंस एंगल से होगा फ्रेंड्स। तो अभी हम देख लेंगे फ्रेंड्स, इसका सेटिंग कैसे कर देंगे, जो डायरेक्शनल पावर करंट है इसका जो इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों चाहिए, वो भी हमको पता चल गया है फ्रेंड्स। और ये डायरेक्शनल फीचर कैसे एस्टैब्लिश करेंगे वो भी हमको क्लियर हो गया है। अभी हम देख लेंगे फ्रेंड्स, इसका सेटिंग कैसे करना है इसका, और इसका कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, और इसका कोऑर्डिनेशन नॉर्मल नॉन डायरेक्शनल रिले के साथ कैसे करना है, वो सब अभी हम देख लेंगे फ्रेंड्स। पहले केस में पैरेलल लाइंस में देख लेंगे फ्रेंड्स। इसमें अभी हमको ऑलरेडी बता दिया था, ये डायरेक्शनल रिले का ऐसे इसका एनसी कोड है 67 है। इस बाद है, इसका बाद आप देख लीजिए 51 कहीं पे भी दिखते हैं आपको, वो सब नॉन डायरेक्शनल रिले है। 67 जो दिखते हैं वो डायरेक्शनल रिले है। पर सिंप्लिसिटी मैंने एक ही नोटेशन दिया फ्रेंड्स, ये दोनों का सेटिंग सेम ही रहता है, इसीलिए R2 रखा था, ये दोनों को सेम ही रहता है इसीलिए R3 रखा था, सेम रिले नेम रखा था। और ये सोर्स का साइड R4 है और लोड का साइड R1 है फ्रेंड्स।
और हमारा फॉल्ट है, अगर IF1 में एक फीडर रहेगा तो IF1 का फॉल्ट करंट लेवल है, अगर दोनों फीडर रहेगा तो फॉल्ट करंट थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, IF2 है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अभी इसमें हमको इसका सेटिंग कैसे रखना है अभी हम देख लेंगे फ्रेंड्स। अभी आपको यहाँ समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ये सबसे पहले कौन सी ऑपरेट करना है फ्रेंड्स, R2 को ऑपरेट करना है। और R2 का ये सारे के सारे IDMT कर्व्स है हमारा। तो IDMT कर्व्स में मैं आपको पहले ही बताया फ्रेंड्स, पहले कर्व को फिक्स करना है। मैं आपको इसका पहले वीडियो में जो कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर करंट रिले में उसमें बताया था, जो आपको सेम ही टाइप का कर्व सेलेक्ट करने से अच्छे हैं, तो सारे की सारे हम NA कर्व ही सेलेक्ट कर देंगे। अभी हम सिंपली इसको NA कर्व ले लिया था, और इसका जो सबसे जो डायरेक्शनल करंट है, इसका जो पिकअप है, जनरली ये क्या है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ही ऑपरेट होगा। जो ऑपोजिट डायरेक्शन ये कब होता है फ्रेंड्स, कभी फॉल्ट हुआ तभी हो सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में तो इस साइड करंट जाएगा नहीं, क्योंकि सोर्स उस साइड है, इस साइड कोई सोर्स नहीं है, इसीलिए इस साइड नॉर्मली कभी भी जाएगा नहीं है। तो इसीलिए इस करंट को हमारा जो नॉर्मल लोड करंट है इससे भी कम रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फॉर बेटर सेंसिटिविटी के लिए हम जनरली 30 to 50% रखते हैं फ्रेंड्स। जो अभी का केस में मैंने दोनों R2 को 50% ऑफ नॉर्मल ओवरलोड करंट सेटिंग कंसिडर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा पिकअप सेटिंग हो गया R2 का 50% ऑफ इसका जो नॉर्मल लोड करंट हो गया था। अभी हमारा R2 का हो गया, और इसका TMS है फ्रेंड, इसका TMS है, ये सबसे लास्ट डिवाइस है, तो इसीलिए इसका TMS कितना मिनिमम है, जो मिनिमम TMS कितना है फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, उसमें इसका TMS है 0.1 कंसिडर कर लिया था हमने। तो वो कंसिडर करके इसका पहले R2 को ड्रॉ कर दीजिए फ्रेंड्स। R2 का इसका पिकअप पे, जो हमारा इसका पिकअप ले लिया था हमने 50% ऑफ इसका लोड करंट है, नॉर्मल लोड करंट है, और इसका TMS ले लिया 0.1 है, और इसको पूरा प्लॉट कर दिया था फ्रेंड्स अप टू IF1। जो मिनिमम करंट है फ्रेंड्स क्या है, जब टू फीडर्स दोनों फीडर्स लाइन में रहते हैं तब हमारा ये करंट है IF2 है, इसका आधा आधा सेटिंग हमने दे दिया, मतलब आधा आधा तक ही जाएगा, क्योंकि हमारा नॉर्मल भी हमने 50% ही रखा था। तो हमने ऐसे ले लिया फ्रेंड्स। इसका जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट वो देख सकते हैं, वो सेटिंग रखा था, क्योंकि ये मतलब ये कहाँ तक बीच का लाइन है, इसीलिए जनरली ये 50% तक लिया था। तो इसका पूरा प्लॉट है, कंप्लीट प्लॉट हमने ड्रा कर दिया, क्योंकि इसका TMS भी पता ही है और इसका पिकअप भी पता है, हमको पूरा प्लॉट कर दिया फ्रेंड्स। अभी हमको R2 को हमको किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है फ्रेंड्स, अगर R2 इनकेस ऑपरेट नहीं हुआ, हमको इमीडिएटली R3 को ऑपरेट करना चाहिए फ्रेंड्स। R3 को, ये R2 अगर ऑपरेट नहीं हुआ किसी भी, फिर हमको R3 को ऑपरेट करना चाहिए, इसीलिए R2 को R3 का साथ कोऑर्डिनेट कर देंगे। R3 का हमको एक पॉइंट पता चल गया है फ्रेंड्स, ये पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा R3 का, हमको ये पॉइंट पता है, इसका टाइम पता है फ्रेंड्स हमको, ये करंट में, इस करंट में R3 को कोऑर्डिनेट करेंगे फ्रेंड्स। R3 का इस टाइम को प्लस कोऑर्डिनेशन टाइम डिले है वो रख देंगे फ्रेंड्स हमको। मतलब अभी हमको डबल कोऑर्डिनेशन टाइम डिले रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि R1 भी नहीं ऑपरेट करना चाहिए, इसीलिए डबल कोऑर्डिनेशन टाइम है जो हमारा, मैं पहले वीडियो में बताया था आपको। कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन मतलब दो रिलेज के बीच में हम न्यूमेरिकल रिले है तो जनरली 0.2 सेकंड लेते हैं, अगर इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है तो 0.4 सेकंड लेते हैं। सो इस करंट इस टाइम को आप आगे बढ़ा के इसमें इसका TMS निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। और इसका पिकअप क्या रहते हैं फ्रेंड्स, इसका जो नॉर्मल लोड करंट है इसका 110% रहते हैं फ्रेंड्स। तो इसका पिकअप तो हमको पता चल गया था, R3 R4 और R1 का पिकअप है फ्रेंड्स 110% ऑफ इसका नॉर्मल लोड करंट है, इसका पिकअप तो पता है हमको। और TMS, इस पॉइंट की वजह से TMS भी पता चल गया है। अभी TMS और पिकअप पता है तो इसका सारे फॉल्ट करंट रेंज में इसका कर्व ड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक बार R3 आ गए तो फ्रेंड्स R3 को हमको किसके साथ, R3 को R1 को R3 के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इनकेस R1 फेल हो गया था, ये भी नॉन डायरेक्शनल रिले है, इसके बाद इसके पीछे कौन सी नॉन डायरेक्शनल रिले फ्रेंड्स, ये है R3 है। तो इसीलिए R1 इनकेस फेल हुआ तो R3 ऑपरेट करना चाहिए, इसीलिए नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेट करेंगे R1 का साथ। R1 का एक फॉल्ट हमको पता है फ्रेंड्स, अगर सिंगल लाइन है तो हमको IF1 है जो हमारा फॉल्ट करंट है, और डबल लाइन है तो IF2 है। और IF1 में हमको
कितना टाइम लगते हैं इसका R3 का, वो हमको पता है। उसको माइनस कोऑर्डिनेशन टाइम डिले जो 0.2 सेकंड फॉर न्यूमेरिकल डिले और 0.4 सेकंड फॉर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिले माइनस करेगा, तो इसका हम इस टाइम पे इसका करंट पे हमको टाइम कितना ऑपरेट होना चाहिए ये पॉइंट हमको पता चलेगा। इस पॉइंट से हमको इस रिले का टीएमएस निकाल सकते हैं इस कर्व का। तो एक बार कर्व का टीएमएस निकाल गया तो इसका सारे करंट्स पे इसको प्लॉट कर सकते हैं फ्रेंड्स, सारे करंट पे इसको प्लॉट कर सकते हैं। इसका बाद फ्रेंड्स हमको R4 का चाहिए हमको। R4 भी किसके साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए फ्रेंड्स, R3 का साथ। इनकेस R3 भी फेल हो गया तब हमको R4 ऑपरेट करना चाहिए, जो लास्ट डिफेंस ऑफ प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स, लास्ट डिफेंस है। तो R4 को हमको ऑपरेट करने के लिए हमको जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट है जो R3 में, जो हमारा IF2 है, वो IF2 को हमको उस IF2 में हमको टाइम कितना है हमको पता है फ्रेंड्स इस IF2 में। इसीलिए हमको इस IF2 में क्या टाइम ऑपरेट कर रहे हैं R3 हमको पता है। ये कोऑर्डिनेशन टाइम डिले जो 0.2 सेकंड फॉर न्यूमेरिकल रिले, 0.4 सेकंड फॉर इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है, इससे थोड़ा ऊपर ही रखना है इसको। मतलब 10 मिली सेकंड, सॉरी 100 मिली सेकंड एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर, और इसको हमको ये हमारा इस टाइम पे हमको टाइम पता चल गया। फिर हमको वो टाइम से हमको टीएमएस निकाल सकते हैं इस कर्व का, और इस कर्व को प्लॉट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा ओवरव्यू ये है फ्रेंड्स, हमारा ओवरव्यू यही है फ्रेंड्स। हमारा सबसे पहले R2O इसको 50% ऑफ पिकअप पे, इसका 50% ऑफ लोड करंट रहते हैं, और इसका टीएमएस से सबसे मिनिमम 0.1 से टीएमएस लेकर इसको सबसे पहले R2 को प्लॉट करना है फ्रेंड्स। इसका बाद इसको हमको R2 को R3 का साथ कोऑर्डिनेट करना है। इसमें डबल कोऑर्डिनेशन टाइम डिले लेकर इसको R3 का कर्व को प्लॉट करना है। इसका बाद जब R3 का कर्व बन गया था, इसका R1 और R4 है, R3 का साथ कोऑर्डिनेट करके इसका कर्व निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसा हमको इस लाइन का सारे की सारे सेटिंग्स हम इस सिस्टम का कर सकते हैं विथ कोऑर्डिनेट्स ने अपने आप नॉन डायरेक्शनल रिलेज के साथ कोऑर्डिनेट करके हमारा पूरा सिस्टम को किया था फ्रेंड्स। तो अभी हम देख लेंगे फ्रेंड्स रिंग मेन सिस्टम है, जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है रिंग मेन सिस्टम है। इस सिस्टम में आप देख लीजिए फ्रेंड्स, सिर्फ R1 और R8 है, ये दोनों ही नॉन डायरेक्शनल रिलेस हैं। बाकी सब R2, R3, R4, R5, R6, R7 सबकी सब है डायरेक्शनल रिलेस है फ्रेंड्स। और सारे की सारे टू वर्ड्स लाइन देख रहे हैं फ्रेंड्स, सारे की सारे डायरेक्शनल रिलेस हैं, टू वर्ड्स लाइन, टू वर्ड्स लाइन, टू वर्ड्स लाइन देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस केस में हमको कोऑर्डिनेशन या इसका सेटिंग कैसे करना है फ्रेंड्स, इसको करने के लिए फ्रेंड्स हमको दो स्टेप में इसको करना है फ्रेंड्स। सबसे फर्स्ट स्टेप में इसको ओपन करना है एट R8, यहाँ ओपन करना है। और सेकंड स्टेप में यहाँ R1 का पास ओपन करना चाहिए फ्रेंड्स। और हम देख लेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप में हम ओपन कर देंगे फ्रेंड्स R8 का पास, R8 का पास सर्किट को ब्रेक कर देंगे। अभी हम ड्रा करेंगे R1, R3, R5 और R7, मतलब एक रिले छोड़कर, क्योंकि ये इसके साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो अभी हम ड्रा करेंगे फ्रेंड्स, ये सोर्स साइड से R8 का पास हमने खोल दिया था, तो इस लाइन में R1, R3, R5 और R7। तो ऐसा हो गया फ्रेंड्स। तो पहले जैसे हमने किया था ऐसे फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको R7 का इसका पिकअप को 50% ऑफ नॉर्मल लोड करंट रखना है, और इसका TMS 0.1 रखना है, और इसके साथ फिर ये सबको कोऑर्डिनेट करके करना है फ्रेंड्स। तो हम अगर रिले का ऑपरेटिंग टाइम देखेगा तो सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग टाइम इस फॉल्ट में इसका होगा, रिले R1 को। इसका बाद इससे थोड़ा कम इसका होगा, और बाकी सबसे ज़्यादा ये होगा। सबसे लोएस्ट ऑपरेटिंग टाइम है इसका होगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सब डायरेक्शनल रिलेस का पिकअप है 50% ऑफ नॉर्मल लोड करंट पे रखते हैं हम लोग, टीएमएस चेंज हो रहा था। और ये ओवर करंट का जो नॉन डायरेक्शनल वाला है, ये 110% ऑफ नॉर्मल लोड करंट पे रखते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में अभी हम R1 का में खोल देंगे, R1 का पहले, और बाकी रिलेस का भी सेटिंग देख लेंगे फ्रेंड्स। अगर इसको R1 का पास खोल दिया फ्रेंड्स, तब हमारा रिलेस जितना भी ब्लैक दिख रहा था जो सोर्स है, और पहले R8, इसके बाद R6, R4 और R2,
तो इसमें भी आपको पता चल गया फ्रेंड। सबसे पहले हमको R2 का इसका पिकअप पे 50% ऑफ इसका नॉर्मल लोड करंट और इसका TMS 0.1 रख के बाकी सब का सेटिंग आपको कोऑर्डिनेट करके निकालना है फ्रेंड्स। इस केस में सबसे मिनिमम टाइम है जो फॉल्ट में ऑपरेट होते हैं R2 है, इसका सबसे मैक्सिमम टाइम ऑपरेट होता है फ्रेंड R8 है। इसका टाइम देखेगा तो T8 ग्रेटर देन T6 ग्रेटर देन T4 ग्रेटर देन T2 फ्रेंड्स। सो T2 सबसे लोएस्ट टाइम है, ऐसा इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं फ्रेंड्स हम। फ्रेंड्स ये हमारा डायरेक्शनल ओवर करंट रिलेस का सेटिंग और कोऑर्डिनेशन है फ्रेंड्स। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारा साथ बनते रहिए फ्रेंड्स।